तो देखो ध्यान से बच्चे, वो वीडियो बीच में डिस्टर्ब हो गई तो वापस कर लेना कंटिन्यू आप। तो इस तरीके से करने पर x बड़ा आ गया c से, और x और c में अगर x बड़ा है तो यहाँ से जब हमने कैलकुलेशन की तो fx ही बड़ा है fc से। अब बच्चे ज़रा डेफिनेशन देखो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की। अगर x और y में x बड़ा है तो fx और fy में fx ही बड़ा होना चाहिए, यानी जो पॉइंट बड़ा फंक्शन की वैल्यू भी वही अगर बड़ी है तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है। तो अपना वही आ रहा है, देखो ध्यान से, x बड़ा आया c से और fx बड़ा आया fc से, यानी जो पॉइंट बड़ा उसी की फंक्शन की वैल्यू बड़ी। तो आप कह सकते हो कि fx फिर कैसा फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। और नेबरहुड कौन सा चल रहा था बच्चे, यहाँ पर हम दिखा चुके थे कि x पॉइंट c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा के बीच में चल रहा है। तो अपनों ने लिख दी पूरी लाइन कि पूरे फंक्शन का बिहेवियर फिर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा नेबरहुड में। अब ये पूरी चीज़ पॉजिटिव और कब हो सकती है, जब दोनों चीज़ें ऊपर नीचे नेगेटिव हो। तो हमने लिखा x माइनस सी भी जीरो से छोटा एंड एफ एक्स माइनस एफ सी भी जीरो से छोटा। तो बच्चे माइनस का c उधर भेज दो तो x छोटा है c से, और माइनस का fc उधर भेज दो तो fx छोटा है fc से। अब इसको भी पढ़ना सीखो भाई, इन दोनों में बड़ा कौन है, c। पॉइंट c बड़ा है तो फंक्शन fc ही बड़ा है। यही आया है हमारे पास कि c पॉइंट बड़ा और fc बड़ा, इसका मतलब अभी भी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ही है, क्योंकि हमने स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में कहा है कि जो पॉइंट बड़ा वही फंक्शन बड़ा। तो हमारे पास यहाँ पर c पॉइंट बड़ा है तो फंक्शन की भी fc वाली वैल्यू ही बड़ी आ रही है। इसका मतलब अभी भी फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का बिहेवियर कर रहा है उसी नेबरहुड में। इसका मतलब अब हमें आगे की थ्योरम के लिए एक रिजल्ट मिल गया कि जब जब एफ डैश सी जीरो से बड़ा है तो फंक्शन का बिहेवियर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। किसके नेबरहुड में, इस पॉइंट के नेबरहुड में। तो इस पॉइंट के नेबरहुड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा। तो ये लाइन याद रखोगे। अच्छा, अगर पेपर में आ जाए ये वाली थ्योरम कि एफ डैश सी जीरो से छोटा है और प्रूव करो कि फिर उस फंक्शन का बिहेवियर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, यानी अगर ये चीज़ जीरो से बड़ी है तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और अगर ये चीज़ जीरो से छोटी है तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो मैंने नोट के रूप में लिख दिया है, तो पेपर में यही वाली थ्योरम पूरी लिखकर ऐसे लिख देना सिमिलरली। तो यदि एफ डैश सी जीरो से छोटा है तो फंक्शन का बिहेवियर रहेगा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, किस नेबरहुड में, c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा। ये डबल एल वाई का मतलब होता है सिमिलरली, इसी प्रकार। तो अगर किसी क्वेश्चन या थ्योरम में ये चीज़ जीरो से छोटी है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा इस नेबरहुड में, और अगर एफ डैश सी जीरो से बड़ा है तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। अच्छा, कल मैंने आपको मोस्टेस्ट थ्योरम कराई थी, क्योंकि अगली जो लास्ट थ्योरम कर रहे हैं बच्चे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार आई हुई है। तो उस थ्योरम को करने के लिए हमें एक तो ये वाला रिजल्ट याद होना चाहिए, एक ये वाली थ्योरम जो अभी कराई है वो रिजल्ट याद होना चाहिए, और एक मोस्टेस्ट थ्योरम। तो मोस्टेस्ट थ्योरम को एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि अगर f कंटिन्यूज है a से b इंटरवल में तो f अटेन्स का मतलब रखना, इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम। कल मैंने जब ये थ्योरम करवाई थी तो सिर्फ सुप्रीमम के लिए, तो सुप्रीमम या इन्फीमम दोनों के लिए होती है ये थ्योरम। तो f रखेगा ही रखेगा कम से कम एक पॉइंट ऐसा a से b इंटरवल में जरूर कि जिस पर फंक्शन की वैल्यू क्या रही होगी, इन्फीमम, यानी सबसे छोटी। तो बच्चे देखते हैं हम इस रिजल्ट का यूज़ अगली थ्योरम में कैसे करेंगे हम। तो ये थ्योरम क्या कह रही है कि a से b इंटरवल में ऐसा कोई पॉइंट होएगा ही होएगा कि जिस पर फंक्शन की वैल्यू क्या रही होगी, इन्फीमम, यानी सबसे छोटी रही होगी। कब, जब फंक्शन कैसा दे रखा हो, कंटिन्यूस। तो अगर कोई फंक्शन a से b इंटरवल में कंटिन्यूस है तो ये लाइन हमारे पास होती है, ये मोस्टेस्ट थ्योरम ने हमें बताया था। तो इसका यूज़ करते हैं। देखो तो बच्चे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम और लास्ट थ्योरम, इतना काम पढ़ जाना तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चे। तो ध्यान से सुनना, काफ़ी बड़ी थ्योरम है ये पूरी एक पेज की थ्योरम है। तो इसको वन बाय वन देखते हैं बच्चे और पूरी थ्योरम कंप्लीट करते हैं। कल एक थ्योरम की थी हमने इंटरमीडिएट, उसके जैसी ही है बच्चे, आधी से ज़्यादा थ्योरम तो वैसी ही है, पर इसमें रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट आएंगे। तो ध्यान से देखना बच्चे, पेपर में बाय नेम आती है डार्बोक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव। कल वाली थ्योरम का नाम सिर्फ इंटरमीडिएट थ्योरम था, पर अगर डार्बोक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव लिखा जाए तो फिर आप ये वाली थ्योरम परफॉर्म करोगे। तो इसका स्टेटमेंट भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो स्टेटमेंट लगभग उसके जैसा ही है, बस उसमें डेरिवेटिव नहीं था, इसमें डेरिवेटिव आएगा। तो देखो ध्यान से,
उधर फंक्शन कंटिन्यूस था, इधर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो क्या कहता, इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ए कोमा बी इंटरवल, और के कोई नंबर है जो कि लाई कर रहा है बिटवीन एफ डैश ए एंड एफ डैश बी। कल वहाँ पर एफ ए और एफ बी था, आज यहाँ पर एफ डैश ए और एफ डैश बी है। तो कहता देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी। तो कहता कोई एक नंबर सी जो कि ए से बी इंटरवल में ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा जिसके लिए एफ डैश सी बराबर के। बस पूरी थ्योरम में मुझे एफ डैश सी बराबर के लेकर आना है, और वो जो सी पॉइंट है वो ए से बी इंटरवल के अंदर है, ये दिखाना है। तो बस बेसिकली एफ डैश सी बराबर के प्रूव करना है। तो उसको प्रूव करने के लिए पहले प्रूफ हेडिंग लगाई, गिवन क्या है, एफ डिफरेंशिएबल है ए से बी में, लिख दिया। के कोई नंबर दिया हुआ है जो कि बिटवीन किस में है, एफ डैश ए और एफ डैश बी। तो देखो अब एफ डैश ए और एफ डैश बी में हो के बीच के अंदर बैठा है, ये लिखा हुआ है थ्योरम के अंदर, गिवन है। तो के को एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में बिठा दिया। अब कोई बच्चा कहे सर इधर एफ डैश बी और इधर एफ डैश ए लिख दो, तो बिल्कुल, तो एफ डैश ए और एफ डैश बी ऐसे लिख कर भी के को बिठा सकते हैं। तो दो पॉसिबिलिटी अराइज होती है कि के अगर एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में लाई कर रहा है तो हो सकता है इस तरीके के साइन हो, और हो सकता है इस तरीके के साइन हो। तो बच्चे इन दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। कल भी इंटरमीडिएट में मैंने आपको बताए थे 2 केस थे, उनमें से हमने सिर्फ एक केस के लिए प्रूव किया था, सिमिलरली दूसरे केस के लिए होता है तो वो करके नहीं दिखाना होता। तो आज भी मैं इन दोनों में से किसी भी एक केस को बुला लूँगा, तो वो मैंने इस केस को बुला रखा है बच्चे, तो इसको बुलाकर मैं आगे ही कैलकुलेशन सोल्व कर दूंगा। तो आपकी मर्जी है, चाहे इसको बुला लो चाहे इसको बुला लो, ठीक है। तो टू प्रूफ सिद्ध क्या करना है, एफ डैश सी बराबर के, और वो सी पॉइंट लाई किसके बीच में कर रहा है, ए से बी इंटरवल के बीच में। तो बच्चे कल वाली थ्योरम अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो कल मैंने फंक्शन फाई एक्स डिफाइन किया था एफ एक्स माइनस के। आज तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें फंक्शन फाई एक्स डिफाइन करना है एफ एक्स माइनस के एक्स, बस इतना याद रखना है। इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो फाई एक्स का डिफरेंशिएशन फाई डैश एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, और के तो कांस्टेंट है एज इट इज़। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये उसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब इन दोनों में से किसी एक केस को बुला लो, तो मैंने इस केस फर्स्ट को बुला लिया, ठीक है बच्चे। इसको बुलाकर पूरी कैलकुलेशन सोल्व कर रहा हूँ। तो कल की तरीके से पहले x बराबर a पुट कर दिया मैंने इस इक्वेशन 2 में, तो करो फाई डैश ए बराबर एफ डैश ए माइनस के। तो फाई डैश ए बराबर एफ डैश ए माइनस के। अब देखो ये वाला केस चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग एफ डैश ए और के में ये रिलेशन है, मैंने लिख दिया अलग से। अब यहाँ से अगर मैं के को इधर लेकर आऊँ तो माइनस का हो जाएगा, तो एफ डैश ए माइनस के किससे छोटा आ जाएगा, 0 से छोटा। भाई के को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का के बन जाएगा, और वो छोटा किससे आएगा, 0 से। तो एफ डैश ए माइनस के की टोटल वैल्यू 0 से क्या है, छोटी। अगर ये चीज़ 0 से छोटी तो ये चीज़ भी 0 से छोटी, तो फाई डैश ए कहता मैं 0 से क्या हूँ, छोटा। अब बच्चे अभी अभी जो मैंने आज थ्योरम करवाई है उस बात का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने अभी अभी आपको 2 चीज़ें पढ़ाई थी कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर 0 से बड़ा है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर 0 से छोटा है तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। यानी वैल्यू लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो मैंने क्या लिखा, अगर फाई डैश अब अपने आप आया है, फाई डैश ए लेस देन 0 आ गया, तो पिछली थ्योरम से लिख सकता हूँ कि फिर फाई एक्स फंक्शन, क्योंकि फंक्शन फाई नाम से है, तो फाई एक्स फंक्शन का बिहेवियर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा किसके नेबरहुड में। उधर हमने जो थ्योरम अभी अभी पढ़ी है उधर सी पॉइंट था, तो अब यहाँ पर किसका नेबरहुड लेंगे, ए का। अब देखो टोटल इंटरवल ए से स्टार्ट हो रहा था और बी पे ख़त्म। अब ए का अगर हम नेबरहुड बनाएं तो बच्चे अगर इंटरवल ही हमारे पास ए से बी है, ध्यान से समझना ये बात, अगर इंटरवल ए से बी है तो ए के पीछे जाने की तो परमिशन ही नहीं है मेरे को, तो ए का नेबरहुड फिर क्या होगा, ए से ए प्लस डेल्टा। भाई ए से आगे जाने की परमिशन तो है, ए के पीछे जाने की परमिशन तो है ही नहीं, क्योंकि जो स्टार्टिंग में वर्डिंग है वो सिर्फ ए से बी इंटरवल में डिफाइन है। तो ए से बी इंटरवल की ही बात करेंगे, उससे पहले या उसके बाद की बात तो कर ही नहीं सकते। तो अब ये लाइन आ चुकी थी। इसमें अगर पिछली थ्योरम यूज़ करें तो वो कहती है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर लेस देन 0 है तो वो फंक्शन वहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का बिहेवियर करेगा, और किसके नेबरहुड में, उस पॉइंट के नेबरहुड में। तो मैंने लिखा फाई एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इन नेबरहुड ऑफ ए। अब ए का नेबरहुड मैंने सोचा, तो ए का नेबरहुड मुझे ए से पीछे जाने की परमिशन तो है ही नहीं, तो ए का नेबरहुड ए से ही शुरू होगा और आगे जाने की परमिशन तो है। तो
आगे वाले एलिमेंट को a प्लस डेल्टा से लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया भी। तो 5x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एस डी का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है इन a का नेबरहुड। और a का नेबरहुड दिखता कैसा होगा, a से a प्लस डेल्टा। हालांकि उस थ्योरम में c का नेबरहुड हमने लिखा था c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा, क्योंकि वहां पर वो c पॉइंट a से b इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट था। तो हम c से पीछे भी जा सकते थे और c के आगे भी जा सकते थे, पर यहाँ पर वो a के नेबरहुड में ये वाला बिहेवियर रखेगा, तो a के पीछे जाने की परमिशन है ही नहीं। तो फिर नेबरहुड क्या बनेगा, a से a प्लस डेल्टा। ए पे क्लोज इसलिए बनाया है क्योंकि क्लोज ब्रैकेट में था हमारे पास, और आगे हम कहीं पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, तो वहाँ पर आप क्लोज ब्रैकेट भी लगा सकते हो और ओपन इंटरवल भी लगा सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखना। अब बच्चे ये लाइन क्या बोल रही है कि 5x फंक्शन का जो भी ग्राफ बनाओगे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनाना है a से a प्लस डेल्टा नेबरहुड में। तो मैंने a पॉइंट बनाया और कहीं a प्लस डेल्टा पॉइंट बना दिया, और यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये पेपर में चाहिए मत बनाना, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए हैं ग्राफ। तो बच्चे a से a प्लस डेल्टा में अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ बनाना है तो ग्राफ ऐसा बनाना है जो लगातार घटता जाए। तो मैंने ऐसा ग्राफ बनाया जिसमें लगातार वैल्यू घटती जा रही है फंक्शन की, क्योंकि 5x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, और फंक्शन 5x की वैल्यू यानी y की वैल्यू। तो ये मान लो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो अपनों ने ऐसा ग्राफ बनाया जिसमें y लगातार घटता जा रहा है। भाई इस पॉइंट पे y की वैल्यू कुछ भी 5 होएगी मान लो, तो इस पॉइंट पे 4, इस पे 3, इस पे 2, लगातार घट रहा है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही बनाना था, हमने बना दिया इस नेबरहुड में। तो बना दिया a से a प्लस डेल्टा में जो भी ग्राफ बनेगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनेगा। तो मुझे एक छोटी सी बात सोच के बताओ, अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनेगा ग्राफ, तो बच्चे सबसे छोटी वैल्यू यहाँ दिख रही है मुझे, तो अपने ये बात तो श्योरली कह सकते हैं कि फिर फंक्शन a पर तो सबसे छोटी वैल्यू नहीं रखेगा। भाई a पॉइंट पर तो जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू तो a प्लस डेल्टा पे हो सकती है, पर a पे तो नहीं होगी ना। तो इस ग्राफ को देखते हुए एक लाइन में श्योरली बोल सकता हूँ कि फिर a पॉइंट पर फंक्शन का मान सबसे छोटा तो नहीं होगा। तो क्या लिखा मैंने, सो 5x डज नॉट एज्यूम इट्स मिनिमम वैल्यू एट a। इसका मीनिंग है कि 5x जो फंक्शन है वो a पॉइंट पर सबसे छोटी वैल्यू तो नहीं रखेगा, ये बात तो श्योर है, क्योंकि वो सबसे छोटी वैल्यू तो a प्लस डेल्टा पे फिर भी रख सकता है, पर a पर तो सबसे बड़ी वैल्यू है, पर मैं तो मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो 5x कभी भी मिनिमम वैल्यू नहीं रखेगा a पॉइंट पर, जो कि हमें डायग्राम से दिख रहा है। अब जैसे मैंने x बराबर a पुट किया था इस इक्वेशन में, अब मैं x बराबर b पुट कर रहा हूँ, यानी लास्ट वाली बाउंड्री पॉइंट। तो पुट कर दिया, तो देखो ध्यान से, पुट x बराबर b इन इक्वेशन नंबर 2। रखो x बराबर b, x बराबर b यहाँ रखोगे बच्चे, तो 5 डैश b बराबर f डैश b माइनस के। तो देखो यहाँ पर 5 डैश b बराबर f डैश b माइनस के, और जो तुमने केस बनाया था बच्चे उसके अंदर k और f डैश b में ये रिलेशन है, तो मैंने इतनी इतनी चीज़ को बुला लिया। तो देखो k और f डैश b को बुला लिया। अब यहाँ से अगर आप देखो तो k को उधर लेकर जाएंगे तो f डैश b माइनस k की वैल्यू 0 से बड़ी, तो f डैश b माइनस k की वैल्यू 0 से बड़ी। अगर RHS 0 से बड़ा तो LHS भी 0 से बड़ा, तो 5 डैश b किससे बड़ा आ गया, 0 से। अब पिछली थ्योरम लगा दो, जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो 5x स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। अगर बड़ा है 0 से तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर 0 से छोटा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो फिलहाल 0 से बड़ा है, तो पिछली थ्योरम से 5x स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा किसके नेबरहुड में, b के नेबरहुड में। अब b का नेबरहुड बच्चे अभी समझाया है, इंटरवल a से b दिया हुआ है, तो b के आगे जाने की परमिशन नहीं है, तो b का नेबरहुड क्या बनेगा, b से पहले क्या आएगा, b माइनस डेल्टा, और b माइनस डेल्टा से b तक जा सकते हो, तो फिर b का नेबरहुड क्या लिखेंगे हम, 5x स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा b के नेबरहुड में, और b का नेबरहुड दिखता कैसा होगा, b माइनस डेल्टा से b, क्योंकि b के बाद तो जा नहीं सकते, पहले आ सकते हैं, और पहले वाली चीज़ को b में से कुछ कम करके दिखाते हैं। तो b माइनस डेल्टा से b का नेबरहुड है। तो डायग्राम बनाया, ये a से b पूरा इंटरवल, और b माइनस डेल्टा b से पहले कहीं होगा तो पहले कहीं बना दिया। अब b माइनस डेल्टा से b तक में अगर ग्राफ बनाए, ये ग्राफ बनाने जरूरी नहीं है, बारी बारी कह रहा हूँ। 5x कैसा फंक्शन है इसमें, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब फंक्शन की वैल्यू लगातार बढ़नी चाहिए, तो मैंने ऐसा ग्राफ बनाया कि फंक्शन की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर मान लो 2 है तो यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ पर 4 हो गई, यहाँ पर 5 हो गई, लगातार बढ़ते में बना दिया। अब लगातार बढ़ते में बना दिया तो मुझे बताओ b पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है,
तो मैं ये तो कह ही सकता हूँ ना कि बी पर फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी नहीं है। तो देखो मैंने लिख दिया, सो 5x डज नॉट ऑब्टेन इट्स मिनिमम वैल्यू एट बी। तो ये ग्राफ देखकर आप समझ सकते हो कि बी पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम तो नहीं होगी। मिनिमम बी माइनस डेल्टा पे फिर भी हो सकती है, पर बी पे तो नहीं हो सकती। तो ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट थी जो मैं लिख चुका हूँ अभी तक की डेरिवेशन में। फिर बच्चे छोटी छोटी बातें की हमने। क्वेश्चन में f दिया हुआ था डिफरेंशिएबल, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, x भी हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, तो kx भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो लाइन लिखी हमने, fx और kx हमेशा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो उनका माइनस भी डिफरेंशिएबल, तो कुल मिलाकर fx माइनस kx डिफरेंशिएबल। तो अगर RHS डिफरेंशिएबल तो LHS भी डिफरेंशिएबल। तो ये लाइनें मैंने लिखी नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख देना। तो कुल मिलाकर 5x क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। अब अगर 5x डिफरेंशिएबल है, अगर आप थर्ड ईयर में पहुंच गए हो तो आप सेकंड ईयर में पास हो, तो अगर 5x डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली 5x क्या होगा, कंटिन्यूस। किस इंटरवल में, a से b इंटरवल की बात चल रही है, तो 5x a से b इंटरवल में क्या हो गया, कंटिन्यूस। अब 5x अगर a से b इंटरवल में कंटिन्यूस हो गया तो इसके ऊपर मोस्टेस्ट थ्योरम लगा दो। मोस्टेस्ट थ्योरम मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो मोस्टेस्ट थ्योरम को बच्चे ध्यान से देख लें। अगर f फंक्शन a से b में कंटिन्यूस है तो f अपनी इन्फीमम या फिर सुप्रीमम a से b इंटरवल में एक पॉइंट पर रखेगा ही रखेगा। यानी अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू a से b इंटरवल में किसी ना किसी पॉइंट पर कम से कम एक बार मिलेगी ही मिलेगी। तो ये कहती है मोस्टेस्ट थ्योरम। अब अपना f फंक्शन कंटिन्यूस नहीं, अपना 5x फंक्शन क्या प्रूव हो गया, कंटिन्यूस। तो अगर इसके अंदर मोस्टेस्ट थ्योरम लगाएं तो 5x अपनी मिनिमम वैल्यू किसी ना किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमम भी रखेगा यानी सुप्रीमम भी रखेगा और इन्फीमम भी रखेगा, a से b इंटरवल में किसी पॉइंट पर रखेगा ही रखेगा। तो क्या लिखा, बाय मोस्टेस्ट थ्योरम 5x ऑब्टेन एट लीस्ट वंस इट्स मिनिमम वैल्यू इन ए बी। यानी ए से बी इंटरवल में एक पॉइंट पर वो अपनी वैल्यू मिनिमम रखेगा ही रखेगा और ऐसे ही मैक्सिमम भी रखेगा। पर इस पूरी थ्योरम में मैंने मिनिमम यूज़ किया है, इसलिए मैंने मोस्टेस्ट थ्योरम में भी इनफिमम वाला पार्ट यूज़ कर लिया। तो मैंने लिखा, तो ए से बी इंटरवल में कोई सी पॉइंट ऐसा मान लिया और इस तरीके से मान लिया कि उस सी पॉइंट पर जो फंक्शन 5c होगा वो सबसे मिनिमम होगा और उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू को स्मॉल m से लिख दिया, जहाँ पर m को हमने क्या लिखा है, सबसे छोटी वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू। तो ये लाइन मोस्टेस्ट थ्योरम से हम लिख पाए क्योंकि 5x a से b इंटरवल में कंटिन्यूस है, तो 5x किसी एक पॉइंट जो कि a से b इंटरवल में होगा ही होगा जिस पर उसका मान सबसे छोटा होगा, तो वो पॉइंट का नाम मैंने c मान लिया। तो a से b इंटरवल में कोई c पॉइंट मैंने अपनी मर्जी से मान लिया और बोल दिया कि c पर फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी है जिसका नाम स्मॉल m है। अब ये बात तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसको तो हम किसी भी तरीके से मना कर ही नहीं सकते क्योंकि मोस्टेस्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो भी फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं वो ये बात तो रखते ही रखते हैं। तो ये तो इक्वेशन नंबर ए देकर छोड़ दी। अब इसको तो हम नकार ही नहीं सकते, ये तो होगा ही होगा। यानी हमें सी पॉइंट ऐसा मिल चुका है जिस पर फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी होगी और उसका मान हमने रख दिया स्मॉल m। अब हमने 3 केस बनाए। वो 3 केस क्या बनाए कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर वो हो सकता है 0 से बड़ी वैल्यू आए, हो सकता है 0 से छोटी आए और हो सकता है 0 के बराबर। अब देखो वैसे तो हमें अंडरस्टूड है कि ये m एक कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इक्वल टू 0 ही आएगा। पर हमने फिर भी मान लिया कि डेरिवेटिव करने पर हो सकता है पॉजिटिव वैल्यू आए, नेगेटिव आए और हो सकता है 0 आए। तो तीनों केसों को 1 बाय 1 चेक कर रहे हैं। हमें दिख रहा है ये दोनों केस फेल होने वाले हैं, पर हम उसको फेल करके दिखाएंगे तरीके से। तो मैंने पहले इसको बुला लिया, 5c अगर 0 से बड़ा हो तो क्या होता है। तो देखो पहला केस 5c अगर 0 से क्या हो, बड़ा। अब देखो ये लाइन बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो इसका मतलब वो फंक्शन फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या होगा, इंक्रीजिंग। किसके नेबरहुड में, इस पॉइंट के। इस पॉइंट का नाम क्या है, c। तो हमने लिख दिया 5x फिर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा किसके नेबरहुड में, c के नेबरहुड में। अब c पॉइंट a से b इंटरवल के बीच में लिया हुआ है हमारा, तो c पॉइंट a से b इंटरवल के बीच में है तो c से पहले भी आ सकते हैं और c के बाद में भी। तो अपनों ने लिखा 5x फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, नेबरहुड ऑफ c दिखता कैसा होगा, c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा। क्योंकि देखो अगर इस डायग्राम को पूरा बनाएं तो इस तरफ कोई a पॉइंट है और इस तरफ कोई b पॉइंट है, तो c पॉइंट तो बीच में कहीं है तो उसके इधर भी आने की परमिशन है और इधर भी। तो c का नेबरहुड तो c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा। अब लाइन पढ़ो,
फंक्शन कहता मैं इस नेबरहुड में स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हूँ। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब ऐसा ग्राफ बनाओ जो लगातार बढ़ता जाए। तो मैंने सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा में ऐसा ग्राफ बनाया जो लगातार बढ़ रहा है। अब अगर लगातार बढ़ रहा है तो ये सी पॉइंट इन दोनों के बीच में होएगा ना, क्योंकि सी का नेबरहुड का मतलब सी के इधर से बराबर दूरी होगी और सी की इधर से भी बराबर दूरी होगी। तो अगर यहाँ से यहाँ तक फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो सी पॉइंट तो बीच में है, तो यहाँ पर सी पर फंक्शन की वैल्यू जो भी होएगी, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जो भी होगी वो मिनिमम से थोड़ी सी ज़्यादा है और मैक्सिमम से थोड़ी सी कम है। तो क्लियरली हम ये तो बोल सकते हैं कि सी पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम नहीं है। तो देखो, सो फाई एक्स डज नॉट ऑब्टेन इट्स मिनिमम वैल्यू एट सी। भाई इस ग्राफ को देखते हुए मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कहीं आ रही है पर सी पे तो नहीं आ रही, तो हमने यही लिखा है फाई एक्स डज नॉट ऑब्टेन इट्स मिनिमम वैल्यू एट सी, यानी फंक्शन फाई एक्स सी पर फिर अपनी मिनिमम वैल्यू नहीं रख रहा। जबकि हम इक्वेशन ए में बोल चुके हैं कि सी कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन की वैल्यू सबसे मिनिमम है। एम को हमने क्या बोला है, सबसे मिनिमम। तो इसका मतलब ये जो लाइन आई है वो तो फिर सही नहीं आई। इसका मतलब विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि विरोधाभास है इक्वेशन ए का, इस लाइन का जो हम मान चुके हैं आगे। मोस्टेस्ट थ्योरम से प्रूव हो चुकी है ये बात, तो इसको तो अपने नकार ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये वाला जो केस है वो ही गलत है। इसका मतलब फाई डैश सी 0 से बड़ा नहीं होगा। तो हमने लिख दिया सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना। तो हमने गलत क्या माना था कि फाई डैश सी 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब फाई डैश सी 0 से बड़ा नहीं होगा। तो फाई डैश सी 0 से बड़ा नहीं होगा, तो ये केस तो फेल हो गया। दूसरा केस बनाया था हमने, फाई डैश सी अगर 0 से छोटा लेकर चलें तो सेम तरीके से अगर ये चीज़ 0 से छोटी है तो फिर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और सी का नेबरहुड दिखता कैसे है, सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा। तो सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा में अब कैसा ग्राफ बनाना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब लगातार घटता जाए, तो मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया। अब सोचो कि अगर लगातार घटता ग्राफ बनाना पड़ेगा तो सी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम से तो कम है और मिनिमम से ज़्यादा है। तो सी पर मिनिमम तो नहीं है ना, मिनिमम तो यहाँ पर है, तो सी पर मिनिमम नहीं है। तो इस केस में भी फाई एक्स डज नॉट ऑब्टेन इट्स मिनिमम वैल्यू एट सी, जबकि हम तो कह चुके हैं कि सी पर सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है क्योंकि मोस्टेस्ट थ्योरम लगा चुके हैं। तो इसका मतलब ये केस भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब फाई डैश सी 0 से छोटा भी नहीं होगा, तो ये केस भी फेल हो गया। तो तीसरा केस बचता है अगर फाई डैश सी इक्वल टू क्या हो, 0। अगर ये लेकर चलते हैं तो बच्चे सबसे पहले x इक्वल टू सी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। अच्छा, इसके साथ ये लाइन लिख लो, सी पॉइंट लाई कहाँ कर रहा है, ए से बी इंटरवल के बीच में। अब x इक्वल टू सी इक्वेशन नंबर 2 में रखो, तो ये रही इक्वेशन 2 बच्चे। जैसे ही सी रखोगे तो फाई डैश सी बराबर एफ डैश सी माइनस के, तो बन गया देखो फाई डैश सी बराबर एफ डैश सी माइनस के। फाई डैश सी इस केस में कितनी मानकर चले हैं, 0, तो फाई डैश सी को 0 रख दिया, बराबर में एफ डैश सी माइनस के चल ही रहा है। माइनस के को उधर ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा, तो कुल मिलाकर एफ डैश सी बराबर क्या आ गया, के। यही हमें लेकर आना था। अगर के बराबर एफ डैश सी आ गया तो उसे उठाकर यहाँ पर रख दो बच्चे, और यहाँ पर रख दोगे तो एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में तुमने एफ डैश सी को बिठा दिया। और यही हमें प्रूव करना था कि एफ डैश सी किसके बराबर है, के, और के नंबर किसके बीच में बैठा है, एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में। इसीलिए इसका नाम इंटरमीडिएट भी पड़ गया। और डेरिवेटिव क्यों पड़ा, क्योंकि सारी जगह डेरिवेटिव सिंबल का यूज़ हो रखा है। तो बच्चे ये लास्ट थ्योरम थी। पेपर में इस थ्योरम के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इसको पोज कर करके नोट कर लेना बच्चे। वीडियो को 4-5 बार देखोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, थैंक यू क्लास।